हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, बताइए। तो जितनी चर्चा हुई है उसको, तो क्यों जीना है को लेके हमने चर्चा किया और उसको लेके कुछ बातें सामने आई। तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि कुछ काम की बात आप तक हुई, कुछ काम की बात पहुंची, एक दो शेयरिंग हो जाए। क्या मिला आपको इस पूरी चर्चा से? मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के लिए है। इसको लेके हमने काफी सारी चर्चा की। कितना सारा किया? तो एक तो ये भी आ गया कि एक समानता का भाव, जिसको कह रहे हैं एक अपनेपन का एहसास, अपनेपन का एहसास। और हमने बच्चे को लेके बात किया, है ना? तो बच्चे को लेके ही बात किया, फिर चाहे हमारे घर में हमारे परिवार के सभी लोग हैं, एक बार सबकी तरफ ही ध्यान जाता है कि सामने वाले ने जो कुछ भी किया। मेरे को लगता है कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि हमने चर्चा किया कि जैसे हम सामान्य घटना देखते हैं कि घर में कुछ कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, बच्चा देर से उठता है, आप दुखी होते हैं। तो इस घटना में देखें कि आप बच्चे के देर से उठने के कारण दुखी होते हैं कि अपनी मान्यता के कारण दुखी होते हैं। तो बच्चा आपके दुख का कारण है कि आपकी मान्यता दुख का कारण है? तो हमने मान रखा है कि सुबह उठने से कुछ बेहतर होगा, और जितने लोग सुबह उठे वो भी उठ के कुछ पहाड़ तोड़ दिए, ऐसा बहुत दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें समय बदलने के साथ साथ मान्यताएं बदली हैं। तो जो कुछ भी हमने मान रखा है कि पढ़ने से बहुत अच्छा होगा, सुबह उठने से बहुत अच्छा होगा, पैर छूने से बहुत अच्छा होगा, पूजा करने से बहुत अच्छा होगा, ये मान्यताएं सबके लिए एक जैसे काम करेंगी क्या? तो यहाँ हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसा हम ध्यान रख के चलेंगे कि बेसिकली सामने वाला जो कुछ भी कर रहे, यदि अधिकांश घटनाओं में देखेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि सामने वाले ने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, मुझको दुखी करने के लिए नहीं किया। लेकिन उसका वो कुछ ऐसा करता है जो मुझको खराब लगता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। जैसे मैं एक सामान्य एग्जांपल लेता हूँ कि घर में किसी को ऊंची आवाज में बात करने की आदत है। उसका ये ऊंची आवाज में बात करना मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो बेसिकली वो ऊंची आवाज में इसलिए बात नहीं करता है कि आपको दुखी करना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी कोई आदत है। किसी को देर से उठने की आदत है ना? इसी तरह से ऐसा बहुत कुछ परिवार में, ऑफिस में घट रहा है जिसमें किसी सामने वाले की वजह से हमको दुख होता है। यदि हमको ये लगता है कि ये मेरे को दुखी करने के लिए कुछ कर रहा है, तो मेरा दुख बहुत बढ़ जाता है। यदि मुझको ये स्वीकार हो जाए कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है अपनी आदत के कारण कर रहा है, उसकी समझ नहीं है इसलिए कर रहा है, मुझको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, यदि ये स्वीकार हो जाता है तो उस घटना में हमारा संतुलन बना रहता है, हम आपा नहीं खोते। कितने लोगों का ध्यान गया अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पे? कोई शेयरिंग हो सकती है? कोई शेयरिंग हो सकती है? नहीं? नहीं है? बोलो। माइक। भैया,
हम ज्यादातर दुखी इसलिए होते हैं कि हम सामने वाले के व्यवहार को पहचान नहीं सकते कि उसने अपनी आदत की वजह से किया है कि उसको अच्छा लगता है इसलिए किया है, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं। हम सोच भी नहीं पाते हैं, हम डायरेक्टली दुखी होना शुरू करते हैं। जैसे मान लो ब्रेक के दौरान आपने ही अपनी कहानी सुनाई कि आपके पति चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें या परिवार में ध्यान दें। तो बेसिकली यदि आपके पति ये चाहते हैं, आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो यदि आपके पति ये चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें और परिवार को ध्यान दें, तो क्या वो आपको दुखी करना चाहते हैं? नहीं। तो ये बात तो पक्की है कि वो दुखी करना नहीं चाहते, लेकिन दोनों के जॉब करने के कारण जो बच्चों पे ध्यान देना नहीं हो पाता है, परिवार में कोई अव्यवस्था होती है, और यदि पति को लगता है कि एक की सैलरी इतनी है कि घर चल सकता है, बहुत है, तो उल्टा भी कर सकते हैं कि पत्नी जॉब करती रहे, पति छोड़ दे। वैसा तो हम ये पुरुष प्रधान समाज में कह ही नहीं सकते। कह सकते हैं, कोई सम्मत है? नहीं, मैं तो ऐसे ही कहूँ, मेरी पत्नी जॉब करती है, मैं नहीं करता। ऐसा कहना चाहिए क्योंकि अब सब फाइनेंशियली कमा सकते हैं, तो जो जेंट्स कर सकते हैं वो लेडीज भी कर सकती है। हाँ, लेकिन सब साथ चले। हो सकता है घर में जेंट्स यदि दोनों को समझदारी होगी ना तो ऐसा काम हो जाएगा। हाँ। कोई किसी किताब में नहीं लिखा है कि पुरुष ही कमाए, ऐसा तो किसी किताब में नहीं है। यदि महिला पर्याप्त कमा रही है और पति को लगता है, हमारे तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे महिला यदि पर्याप्त कमा रही है और दोनों को लगता है, और दोनों में से एक जन निकल के कोई समाज के अर्थ में भी कुछ उपयोगी हो सकता है और परिवार के अर्थ में भी उपयोगी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पति और पत्नी का कोई फर्क नहीं है ना। इसमें पत्नी कोई दोनों की सहमति से, जिसको भी ठीक लगे, दोनों की सहमति जिस बात में बन जाए, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन समझ होने से ऐसा होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि पति आपको दुखी करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहते। वो घर को और बेहतर देखना चाहता है, बच्चों की जिंदगी को और बेहतर देखना चाहता है। उसकी मान्यताएं हैं, उसकी मान्यता है कि पत्नी की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि जन्म देने की घटना महिलाओं के साथ है, इसलिए घर और परिवार की बच्चों की प्राइमरी लेवल पे ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं के साथ जुड़ी है। इस मान्यता के साथ वो ऐसा करता है। तो इसका मतलब है कि दोनों की समझ बनेगी तो दोनों इस पे संवाद बना के कुछ पॉजिटिवली सोच लेंगे, कुछ रास्ता निकल आएगा। तो ऐसे में जो संबंध में दूरियां पैदा नहीं होंगी, या तो कोई रास्ता निकलेगा, कम से कम दूरियां पैदा नहीं होंगी, ऐसा कुछ ऐसा है। तो ये तमाम चीजों, अभी हमको भी लगता है कि घर में बैठ के क्या करेंगे, वही तो क्योंकि घर में बैठ के हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको लगता है कि पद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पद होने से ही हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही अर्थों में माँ होना भी एक पद है, पिता होना भी एक पद है, और माँ पिता होने से हम पारिवारिक लेवल पे और सामाजिक लेवल पे बिना किसी पद के भी दुनिया का सबसे बड़ा काम एक ही है, आदमी बनना और आदमी बनाना। सही बात है, थैंक यू। उस काम को हम कर ही सकते हैं, तो उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार के बच्चों के साथ साथ आप अपने घर में ही अपने समाज के बच्चों के लिए, यदि आपके पास कोई समझ होगी, तो आपका घर एक जीवंत मंदिर हो जाएगा जहां पूरे मोहल्ले के बच्चों को जिंदगी मिलती है। और वो काम जो एक प्रिंसिपल ना कर पाए, जो एक कलेक्टर ना कर पाए, वो अब एक गृहिणी के रूप, क्योंकि गृहिणी के रूप में अभी हमको लगता है कि या तो हम पैसे कमाते हैं या हम घर में रहते हैं, समझ नहीं है। तो जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां भी कोई मानव में गुणात्मक पद, लेकिन वहां आपकी सीट पे बैठ के चलती है, जो सीट पे बैठ के चलती है उससे हमको लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, गलत नहीं है। हर मानव अपने महत्व को जानना चाहता है, हर मानव अपनी उपयोगिता को जानना चाहता है। पद के साथ हमको अपनी कोई उपयोगिता दिखाई देती है, बिना पद के अपनी कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती। तो जिंदा रहने के धरातल पर ऐसा ही होगा। जब हम जीने के स्वरूप को पा जाएंगे, मानव पद को पा जाएंगे, तो माँ होना भी एक पद है, पिता होना भी एक पद है, मानव होना अपने आप में पद है। हम बिना किसी पद के पारिवारिक और सामाजिक विधि से, जैसे मान लो हम लोग करें, हमारे पास कोई पद थोड़ी है, पद भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिलता है, फिर भी काम तो बढ़िया ही करते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं सर, आप जिंदगियां बनाते हैं। हम जिंदगी बनाते हैं।
हमें भी ऐसी इंस्पिरेशन मिले कि हम भी मानव और बनाए। क्या, एक किसी महिला ने कभी, मैंने हापुड़ में एक स्कूल था दिल्ली के पास में एक जगह है, वहाँ एक वर्कशॉप किया था। वहाँ एक बहन ने बहुत अच्छा कहा। उसने कहा कि यदि ये बात हमको समझ में आएगी, पति पत्नी दोनों को समझ में आएगी, तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि किसी एक की सैलरी से घर आराम से चल जाएगा। तो एक व्यक्ति दूसरे की जॉब खा लेता है और दोनों मिलके अपने घर में परेशान रहते हैं। ये डबल नुकसान कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि इनको जिंदगी की समझ नहीं है। जबकि घर में पैसे की जरूरत नहीं है, जबकि आपकी घर में जरूरत है ना। चूंकि आपके भीतर वो जीवन तृप्ति नहीं है, जीवन तृप्ति की समझ नहीं है, अपने मानव के रूप में भूमिका की समझ नहीं है, इसलिए हमको लगता है किसी पद विशेष से मेरा सम्मान होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी में खालीपन आ जाएगा। इस खालीपन को मानव रूप में ही भरा जा सकता है, बिना किसी पद के भरा जा सकता है। बल्कि मानव रूप में हम होते हैं तो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी पद में आने के बाद में एक हिरार्की होती है, उस हिरार्की में ही हमारी जगह होती है। आपके ऊपर के लोग आपसे नियंत्रित नहीं है और उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। जब हम लोग मानव के रूप में काम करते हैं तो हमको दिखाई देगा यहाँ सिंसियरिटी है तो इनके साथ काम कर लेंगे। जिस दिन इनकी सिंसियरिटी दिखाई नहीं देगी, दोबारा हम यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। जहां उपयोगी होंगे वहां अपनी भूमिका डिलीवर करेंगे, जहां उपयोगी नहीं होंगे, हमको आप 2 करोड़ दे के भी एक शिविर के लिए बुला लो, 10 करोड़ दे के लिए भी एक शिविर के लिए बुला लो, ये संभव नहीं है। हमको सीएम या प्रधानमंत्री भी कहे तुम हमारे हिसाब से चलोगे, तो हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हमको कहाँ काम करना है, कहाँ डिलीवर करना है, ये हमारी चॉइस है। जब हम पद के साथ होते हैं तो हम हिरार्की में आ जाते हैं, वहां ऊपर वाले की मानना हमारी मजबूरी होता है। जब हम मानव के रूप में रहते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। तो धीरे से आपको ये भी समझ में आएगा कि मानव होना अपने आप में सबसे बड़ा पद है। हम मानव हो जाएं तो ऐसे करके हमारी सारी ऐसी तमाम पति पत्नी हैं जो दोनों वर्किंग हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं और उनकी बच्चे कहाँ रहते हैं और जिंदगी तहस नहस हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की समझ नहीं है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? आपने पहले जो प्यार के बच्चों के लिए प्यार की टॉनिक की जो बात की, उस बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं प्यार से जो करना है वो प्यार से कीजिए। मैं भी टीचर हूँ। मैं 6ठी से 8वीं तक क्लास में पढ़ाती हूँ। वहाँ 6वीं जब बच्चे आते हैं हमारी स्कूल में, तो 4-5 बच्चे ऐसे होते ही है कि वो स्कूल में आते ही नहीं है। बहुत साल हमने प्रयत्न किया कि इसका कारण क्या है वो जाने। तो पिछले दो साल हमने ऐसा किया कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आते, इसके लिए पढ़ाई बाजू में रख देते, उनको सिर्फ प्यार और प्यार, बेटा 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 बेटा। जो पहला मंथ था उस समय मैंने वो कार्य शुरू किया और मेरे साथ जो टीचर थे उनको भी मैंने किया। इनको कुछ होमवर्क भी कुछ भी नहीं देने का नहीं है, सिर्फ क्लास में ही हम जो कर सकते उसमें सबसे ज्यादा प्यार ही देना है। तो अब वो बच्चे अभी 8वीं कक्षा में आए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चे, हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो भी वो बच्चे क्लास में आते ही है, वो बच्चे कभी घर पे नहीं रहते। बस तो आदमी की एक ही योग्यता है, प्यार देने की योग्यता। और हम सब प्यार की तलाश में लिखने वाले हैं, देने वाला कोई है नहीं। हम सब प्यार की तलाश में निकले हैं और देने वाला कोई है नहीं, इसलिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। चलिए, बढ़िया। तो ऐसे कुछ कुछ बातें निकल के आएंगी और जैसे जैसे हम सोचेंगे बहुत सारे और बारीक तार निकल के आएंगे जिसपे अभी हमारा ध्यान नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम हाँ जी। Sir, I have a question that how can what we define as a ideal parent? हम क्या करें तो ideal parents बन सकते हैं? जिनको क्यों जीना है, कैसे जीना है की समझ है और वो ऐसा जीते हैं, उनका नाम आइडियल पेरेंट। नहीं, वो चाइल्ड के प्रति वो ऐसा क्या करे तो ऐसा क्या करे नहीं, जो चाइल्ड है वही वो है। तो बेसिकली चाइल्ड की भी इतनी ही जरूरत है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है की समझ उसको आ जाए।
तो यदि हमको वो समझ होगी तो हम बच्चों के साथ ऐसा जिएंगे, ऐसा बात करेंगे, ऐसा संवाद करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे कि उन तक भी वो कन्वे हो जाए, उतनी ही बात है। Every parent that follows this rule is an ideal parent. हाँ, रूल नहीं है, समझ है। Okay. जी, चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए जितनी बात हमने कर ली उसमें मुख्य रूप से ये बात निकल के आई कि बेसिकली क्यों जीना है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों जीना है। तो जीना पर्पस के साथ में होता है। यहां तक हम पहुंचे। आगे की चर्चा के लिए अब देखते हैं किधर चलें। तो क्यों जीना है का जो उत्तर मिला वो ये मिला कि मैं हमेशा हम खुश रहना चाहते हैं और अभी भी आज भी हम जो कुछ भी करते हैं खुश होने के लिए करते हैं, ये एक आंसर मिला। तो वो खुशी कौन सी है जो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जितनी सारी खुशियां अब तक हमने देखी हैं वो सब टेम्परेरी वाली है। जैसे एक भी खुशी का नाम ले दो जिसका हमसे परिचय है, जो जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। जितने भी खुशियां हमने देखी हैं वो सब अच्छा लगने की सीमा में है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ जीना है, चाहे वो किसी सामान के साथ में जीना है, चाहे वो और कुछ हमारी उपलब्धियां हैं, धन और पद के रूप में हमारी उपलब्धियां हैं। तो एक तो हमारे पास इस बात का अभी कोई आंसर नहीं है कि ऐसी वो क्या चीज है जिसको हम और बेहतर समझ पाएं, जिसकी खुशी हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, उसकी तलाश हम करेंगे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आती है। तो किसी एक शिविर में, दिल्ली में ही एक शिविर में, किसी टीचर ने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे शेयर किया। उसने कहा, जब ये बात शुरू हुई कि क्यों जीना है, तो उसने बहुत इंटरेस्टिंगली ये शेयर किया कि क्यों जीना है ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। आप पहले ये बताओ कि जहाज जा कहाँ रहा है। तो पहली बार जब उसने बोला तो मैं भी थोड़ा कम समझ पाया कि क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा, देखो सर, मैं तो जहाज पे हूँ, मैं दारू पीऊँ, मैं पूजा करूँ, मैं प्यार करूँ, मैं झगड़ा करूँ, मैं घूम के आ जाऊँ, मैं सो जाऊँ, तो मैं कहाँ चल रहा हूँ? जहाज जहाँ चल रहा है मैं तो अपने आप वहाँ जा रहा हूँ। बात पहुंची? बात पहुंची? तो जिस दिशा में चल रहा है, जहाज का जो लक्ष्य है वो ऑटोमेटिकली मेरा लक्ष्य है, उस पे मेरा कोई निर्णय है नहीं। तो मेरा लक्ष्य मैं पहचान पाऊं, क्यों जीना है को मैं पहचान पाऊं, इसको मैं तब पहचान पाऊं जब मेरे को ये पता चले कि जहाज जा कहाँ रहा है, इस जहाज का पर्पस क्या है। कितने लोगों तक बात पहुंचे? कुछ तक पहुंची, कुछ तक नहीं पहुंची। बताइए क्या पहुंचा? माइक दीजिए। कि जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो एक जर्नी है, वो एक जहाज है। जिंदगी जहाज नहीं है, जिंदगी किसी जहाज पे है। हाँ, वो जहाज कौन सा है? शरीर, बॉडी। बॉडी। हाँ जी, बॉडी। बॉडी जहाज है। ये जहाज, ये प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, शायद यही जहाज है। प्लेनेट जहाज है। हाँ जी, पीछे दीजिए। भैया जाना कहाँ है ये पता है, इसका मतलब मुझे एड्रेस पता है। अगर एड्रेस पता है तो एक सुरक्षितता का भाव होता है जो मुझे सुखद अनुभव देता है। फिर वो ठीक है, पर ये जहाज कौन है? मेरी जीवन यात्रा में। हाँ जी। नमस्कार भैया। मेरे ख्याल से समाज या जो सोसाइटी है उसको जहाज बोला जा रहा है, कि जहाँ सोसाइटी या समाज जा रहा है वहां मैं जा रहा हूँ। मैं तो उससे विपरीत भी जाता हूँ। लोग क्या कहेंगे, हु केयर्स। तो जहाज किसको बोल रहे हैं? हाँ जी, पीछे एक माइक था। हमारा मन जो हमको हमारे पीछे एक शरीर माइक दीजिए। पीछे एक माइक दीजिए। माइक पीछे नहीं है कोई? दे तो बेटा।
शानदार। पहुंच गया, पहुंच गया। हेलो सर, अस्तित्व नेचर, है नेचर। हम जिस अस्तित्व में हम स्टैंड कर रहे हैं वो उसके बारे में साहित्य। हाँ, तो बेसिकली इतना ही कहना है कि हम नेचर का पार्ट हैं, पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का एक पार्ट हैं, जिसमें ये प्लेनेट भी है, सोलर सिस्टम भी है और गैलेक्सीज भी हैं। यदि ये पूरा धरती देखेंगे तो सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी भी आगे कुछ और है। तो इस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड का एक छोटे पार्ट के रूप में ये धरती है और इस धरती पे हम सब रहते हैं। इस धरती पे हम सब रह पा रहे हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे लिए अनुकूल है। इस धरती पे हम रह पा रहे हैं क्योंकि खाने पीने का जुगाड़ पूरा मौजूद है। इसका मतलब है कि ये कोई सारा मामला किसी लंबी सोच के साथ, किसी लंबे डिजाइन के साथ बना हुआ है। तो ये पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम नाम दें, और सृष्टि के नियम हम पे लागू होते हैं कि नहीं? शरीर के नियम, जड़ संसार के नियम शरीर पे लागू होते हैं और चैतन्य के नियम हम पे, हमारे सुखी होने पे, दुखी होने पे लागू होते हैं। तो काम की बात ये निकली कि हम सब किसी जहाज में हैं। हम सब इस सृष्टि रूपी किसी जहाज में हैं और उस सृष्टि के नियम हम पे अप्लाई होते हैं। इसलिए सुख दुख की परिभाषा भी दिया है। क्या परिभाषा दिया? नियम के अनुरूप जीना ही सुख है और नियम का विरोध ही दुख है। इसका मतलब है मैं क्यों जीना चाह रहा हूं, क्यों जीना है, ये मेरी चॉइस में है या ये नेचर में पूरी नेचर समझ में आने से ये समझ में आएगा कि मेरे जीने का मतलब क्या है। तो जहाज किस दिशा में जा रहा है, जहाज का कोई लक्ष्य है, जहाज की कोई दिशा है और मैं जहाज पे हूं, इसलिए मेरा लक्ष्य और दिशा भी वही है। बात पहुंची? कितने लोगों तक पहुंची? ठीक। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो अब ये समझ में आता है, तो सूत्र ये है, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। क्या मतलब? जैसे मैं किसी मशीन का पार्ट निकाल के आपके हाथ पे रख दूं, सो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का एक पार्ट निकाल के आपके हाथ पे रख दिया, किसको समझ में आएगा कि ये क्या पार्ट है? जिसको पूरा कंप्यूटर समझ में आता है। तो जिसको पूरा कंप्यूटर समझ में आता है वो कोई भी पार्ट को समझ पाएगा। तो यहां से ये निकल के आया कि होल समझ में आता है, पूरा समझ में आता है, तो हर पार्ट भी समझ में आता है। तो इसका मतलब मानव भी इस एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। मानव भी इस एग्जिस्टेंस का, मानव धरती का एक पार्ट है। यदि बहुत दूर से मंगल से खड़े होकर धरती को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? एक डॉट। उस डॉट में हम सभी शामिल हैं। उस डॉट में 800 करोड़ लोग भी शामिल हैं, नदी नाले भी शामिल हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, पहाड़ भी शामिल हैं। इसका मतलब है मैं इस धरती का इंटीग्रल पार्ट हूं और ये धरती सोलर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है और वो आगे किसी मिल्की वे का पार्ट है। इसका मतलब है यदि मैं मानव को समझना चाहता हूं तो मेरे को क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। पूरे सिस्टम में मानव की क्या भूमिका है? जैसे हम कहते हैं कि ये क्लच प्लेट है, ये गियर है। जब हम कह रहे हैं गियर है तो इसका क्या मतलब है? उस पूरी मशीन में उसकी कोई भूमिका है, उसको हम पंखा बोलते हैं। पंखा मतलब हवा देगा, हीटर मतलब गर्मी देगा, कूलर मतलब ठंडी हवा देगा। इसका मतलब हम उसकी भूमिका को पहचान रहे होते हैं। तो इसका मतलब है पूरी मशीन समझ में आती है तो उस पार्ट का रोल भी समझ में आता है। तो पूरी सृष्टि समझ में आएगी तो मानव रूपी पार्ट का रोल भी समझ में आएगा, उससे मानव भी समझ में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मानव को समझने के लिए पूरी बड़ी मशीन को, जहाज को खोलने की जरूरत है। तो जहाज खोला जाए, तो जहाज खोल के देखा जाए जहाज में क्या क्या है और फिर उसमें मानव की क्या भूमिका है, मानव के होने का क्या मतलब है।
तो जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसको यदि व्यावहारिक रूप से देखें तो बेसिकली दो क्वेश्चन हैं। यदि व्यवहार मोटे रूप में कहा जाए तो दो प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इन दो क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए जो कंटेंट है वो तीन है। कंटेंट इतना ही है कि संसार क्या है, ये संसार जहाज है। संसार मतलब पूरी सृष्टि। संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। करना क्या है मतलब जीने का स्वरूप क्या है। फाइनली इतना मामला समझने की बात है। तो संसार क्या है, संसार समझ में आ जाए तो होल समझ में आ जाए। होल समझ में आ जाए तो मानव रूपी पार्ट समझ में आ जाए। मानव रूपी पार्ट समझ में आ जाए तो मानव की होल के साथ में भूमिका समझ में आ जाए तो करना क्या है ये समझ में आ जाए। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, उम्र के किसी भी मोड़ पे लगता है कि जो कर रहा हूं कि ये ठीक कर रहा हूं कि कुछ और करना है, और क्या ऐसा है जो मुझको करना है और मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब है हर मानव इस पूरी सृष्टि में आम के होने का सृष्टि में कोई मतलब है, नीम के होने का कोई मतलब है, शेर के होने का कोई मतलब है, नदी नाले पहाड़ मरुस्थल के होने का कोई मतलब है, और एंटार्क्टिका की बर्फ जो कि कितना मील 100 माइल या 500 माइल मोटी लेयर बोलते हैं, जो कुछ भी इतना सारा अंटार्कटिका है उसका भी धरती के वातावरण में एक योगदान है, उसकी भी कोई धरती के वातावरण में कोई भूमिका है। इससे ये समझ में आया कि पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है उसके होने की कोई भूमिका है, उसके होने का कोई मतलब है। इसका मतलब मानव का इस सृष्टि में होने का क्या मतलब है। बात पहुंची? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है प्रोफेसर साहब? ठीक लग रहा है? तो इसका मतलब है ये समझेंगे और करना क्या है जब ये समझ में आएगा। इसका मतलब संसार क्या है ये सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक है। फिर मैं जो है ये मैं नाम की एंटिटी सबके लिए एक है कि अलग अलग है? ये मैं नाम की एंटिटी भी शरीर, हमारे शरीर के भी दो हाथ दो पैर एक ही तरह का है। यदि मैं की बात करेंगे वो भी कोई एक ही तरह की चीज है। करना क्या है में भूमिकाएं अलग अलग होंगी, लेकिन फाइनली करना क्या है, करना क्या है तो एक ही करना है, मानव लक्ष्य को साकार करना है। मानव लक्ष्य क्या है? सभी मानव समाधानित हो जाएं, सभी मानव को समझण आ जाए, समाधान आ जाए, सभी परिवार समृद्धि को पा जाएं, समाज भयमुक्त हो और प्रकृति में संतुलन हो। लेकिन ये एक लार्जर गोल है। इस लार्जर गोल में मेरी भूमिका क्या होगी, मेरा रोल क्या होगा। तो मानव लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगा, कोई उत्पादन में काम करेगा, कोई विनिमय में काम करेगा। तो 1000 तरह की भूमिकाएं होंगी, 1,00,000 तरह की भूमिकाएं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव लक्ष्य सबके लिए एक है, लेकिन भूमिकाएं अनेक हैं। इन अनेक भूमिकाओं को करते हुए भी मैं एक ही मानव लक्ष्य में कंट्रीब्यूट करता हूं, और ऐसा मैं कंट्रीब्यूट करके सुखी होता हूं। तो यहां से हम चलते हैं जहाज खोलने की ओर। तो यहां से हम चलते हैं ये जहाज क्या है। जहाज क्या है कि बेसिकली कह रहे हैं कि ये अस्तित्व में व्यवस्था कैसी है। अस्तित्व मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसका कोई व्यवस्था में भागीदारी है।
यही उसके होने का पर्पस है। पूरी नेचर का डिजाइन ऐसा है कि जो कुछ भी पूरी नेचर में है उसके होने का कोई पर्पस है, और वो पर्पस अपने आप में यूनिवर्सल है। तो मानव भी कोई चीज है, उसका भी कोई पर्पस होगा। धीरे से उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या है नेचर में? तो नेचर में पता चला एक प्रकार की चीज है जिसको हम एकम बोलते हैं। एकम का मतलब जिसको हम इंग्लिश में यूनिट्स बोलते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो बेसिकली दो तरह की यूनिट है। बेसिकली जितने भी यूनिट है उसको हम मोटे रूप में कहेंगे, या तो हम उसको पदार्थ के रूप में देखते हैं, मटेरियल किंगडम के रूप में देखते हैं, पदार्थ अवस्था के रूप में देखते हैं, या हम उसको प्राण अवस्था के रूप में देखते हैं, पेड़ पौधे के रूप में देखते हैं, या हम उसको पशु पक्षी के रूप में देखते हैं, या हम उसको ज्ञान अवस्था मानव के रूप में देखते हैं। पूरे नेचर में जितना भी एकम है वो कुल मिला के इतना है। या तो वो मटेरियल किंगडम है, या वो प्लांट किंगडम है, या वो एनिमल किंगडम है, या वो ह्यूमन बीइंग है। 4 प्रकार से हम सारी इकाइयों को देखते हैं जितना भी एकम है, और इन सब की एक क्वालिटी हम देखते हैं। ये जितनी भी चीजें नेचर में हैं, ये जितनी भी चीजें नेचर में हैं, इनके बारे में एक चीज हमको समझ में आती है कि इन सब के, मानव को छोड़ दें, इन सब के आचरण की निश्चितता है। आचरण निश्चित है। एक क्वालिटी इसकी ये दिखाई देती है। कैसे समझ में आया? जैसे नीम पूरे विश्व में नीम है, आम पूरे विश्व में आम है, शेर पूरे विश्व में शेर है। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। इलेक्ट्रॉन, लोहे का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चांद पे भी मिलेगा तो वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी सृष्टि में जो कुछ भी एंटिटीज हैं मानव के अलावा, उनके आचरण की निश्चितता है। उनका आचरण का मतलब प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और बड़े सेंस में कहा, सृष्टि में उसके होने का कोई पर्पस है। सृष्टि में उसके होने का कोई पर्पस है। तो शेर के होने का कोई पर्पस है, आम के होने का कोई पर्पस है, नीम के होने का कोई पर्पस है, और इन सब के होने का पर्पस है कि इस पे मानव सरवाइव कर पाए, है ना। और इस तरह से पूरा एक चक्र बना हुआ है। तो धीरे से समझ में आया कि इनके आचरण की निश्चितता है। दूसरा ये भी समझ में आया कि वो आचरण की निश्चितता भी है और साथ में उसकी निरंतरता भी है। ठीक हो गया? आम मीठा है, आम की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज हमेशा हैं। तो निश्चित आचरण है और उसकी निरंतरता है। तीसरी एक बात और भी समझ में आती है, आचरण की निश्चितता है और उसकी निरंतरता है, प्लस वो निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है। कैसे? पानी है, पानी हमेशा प्यास बुझाता है, पानी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, पानी हमेशा पानी ही रहता है, और पानी के होने से धरती की व्यवस्था बनी रहती। शेर हमेशा शेर है, उसका एक आचरण है, उस आचरण की निरंतरता है, उस आचरण के कारण जंगल का संतुलन बना रहता है। बढ़िया। तो क्या क्या समझ में आया? मानव के अलावा जितनी भी चीजें नेचर में है उसका एक निश्चित आचरण है, उस आचरण की निरंतरता है, और वो आचरण की निरंतरता किसी व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करती है, किसी व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती है। कितने लोगों तक बात पहुंची?
हाथ उठाइए, है ना। तो सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उसका एक निश्चित आचरण है, वो आचरण हमेशा बना रहता है और वो आचरण का बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है। हो गया बात। इस निश्चित आचरण का नाम नियम है। इस निश्चित आचरण का नाम नियम है और इस निश्चित आचरण की निरंतरता है, इसका नाम नियंत्रण है। इस निश्चित आचरण की निरंतरता किसी व्यवस्था के अर्थ में है, इसका नाम संतुलन है। तो क्या समझ में आया? मानव के अलावा सृष्टि की सभी इकाइयां किसी नियम से हैं, वो अपने आप में अपने आचरण में नियंत्रित हैं और उनके होने से सृष्टि में उनकी कोई भूमिका है पूरी सृष्टि में व्यवस्था बने रहने के क्रम में। तो सभी इकाइयां नियम से हैं, नियंत्रित हैं, संतुलित हैं। हाँ जी, बच्चों को थोड़ा संभालिए, थोड़ा बाहर घुमा के ले आइए, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर घुमा के ले आइए। अरे वहां मत दबाओ उसको यार। ये देखो, जाइए जाइए, थोड़ा बाहर घुमा के लाइए। वो कह रहा है मेरे आने के पहले तुम लोग समझदार क्यों नहीं हुए? आराम से आराम से, बाहर जाके पिटाई मत लगाना। हाँ जी, कितने लोगों तक ये बात पहुंच गई? हाथ उठाइए। ठीक है, आगे चले। अब ये बताइए कि आखिर सभी इकाइयों का कोई निश्चित आचरण है और उस आचरण की निरंतरता है, वो हमेशा है, और वो आचरण किसी व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। ये हो कैसे रहा है? कौन इसको चला रहा है? कैसे ये हो रहा है? हमसे अपना घर नहीं चल रहा है, हमको फैक्ट्री में रोज 10 समस्याएं आती हैं। ये पूरी कायनात की इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसमें इतना प्रोडक्शन होता है, जिसमें अनंत इकाइयां हैं और सारी इकाइयां आपस में तालमेल के साथ हैं, हार्मनी के साथ हैं और इसमें कोई झंझट नहीं आ रहा है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका राज पता चल जाए तो हमारा घर भी ठीक चल जाए और हमारी फैक्ट्री भी ठीक चल जाए। क्या लगता है ना? क्या स्थिति है? बेटा, इस बेटा को थोड़ा सा चांद धरती के चारों तरफ 3600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। कितना? 3600 किलोमीटर पर आवर। धरती सूरज के चारों तरफ 1,09,000 किलोमीटर की गति से घूमती है। और ये सोलर सिस्टम पूरा किसी गैलेक्सी के चारों तरफ 7 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है और ये गैलेक्सी 22 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रही है। पूरी सृष्टि में इतने सारे ग्रह गोल नक्षत्र और ये 7 लाख 22 लाख और इनका साइज धरती से कई गुना बड़ा, ये आपस में कभी नहीं टकरा रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए, 0.00001% भी डेविएशन हो जाए गति में, तो पूरे अस्तित्व में रोज दिवाली है। इतने ग्रह आपस में टकराएंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि ये सृष्टि, ये प्रकृति अपने आप में इतनी पूर्ण है कि देखो, सोचने की समझने की बात है। यदि कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो भी अद्भुत है, यदि डिजाइन देखोगे तो वो भी अद्भुत है, साइज देखोगे, शेप देखोगे, फंक्शन देखोगे, पर्पस देखोगे, किसी भी एंगल से देखो, पूरी सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं उनको किसी भी एंगल से देखो, पूरी व्यवस्था को, साइज देखो तो, कलर देखो तो, आदमी का साइज ऐसे ही 6 फुट क्यों है, 25 फुट क्यों नहीं हो गया, 2 फुट क्यों नहीं रह गया? तो कोई भी चीज को किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सृष्टि हर आयाम में, हर दिशा में पूर्ण है और ये अद्भुत है। आखिर ये किसने बनाई, कैसे बनी, कहां से टपक गई, क्यों सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका राज समझ में आ जाए तो मेरी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक चल जाए, मेरे परिवार में भी ठीक चल जाए। यदि इतनी बड़ी कायनात में सब कुछ ठीक चल सकता है तो मेरा घर परिवार तो बहुत छोटा सा ही मामला है, इतना बड़ा मामला नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है मेरे ऊपर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और धीरे से एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नेचर में है। तो धीरे से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के ये देखते हैं, अब तक हमने नेचर में जितना देखा, तो हमने देखा कि जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी एकम हैं, या तो वो मटेरियल किंगडम के फॉर्म में है, प्लांट किंगडम के फॉर्म में है, एनिमल किंगडम है, मानव है, इतना ही सारी एंटिटीज हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस हॉल में एकम के अलावा और भी कोई वास्तविकता है क्या? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से करके नहीं आए हैं उनसे बात हो रही है। इस हॉल में एकम के अलावा और भी कोई वास्तविकता है क्या? हाँ जी, बोलिए। है अवकाश, ये क्या होता है? स्पेस, थोड़ा और समझाओ। जैसे आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है और मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही है, इसमें के बीच में जो माध्यम है, जो स्पेस है, हवा है, स्पेस है ना, पर खालीपन तो है ना, अवकाश तो है ना। हवा तो है हमारे आपके बीच में। हवा तो वैसे चल रही है, अवकाश में बाहर अवकाश है, वैसा अवकाश अंदर भी तो है। अवकाश भी प्रकृति का एक हिस्सा ही है। जैसे आपने पानी बताया, तो हवा भी हिस्सा है, अवकाश भी हिस्सा है। तो इस हॉल में अवकाश तो है प्रेजेंट। कितने लोग कोई बात नहीं चल रही? हाँ जी, पीछे कुछ कहना चाहते हैं, माइक दीजिए। माइक पीछे, पीछे माइक। हेलो। हाँ सर, जो उन्होंने बात बोला कि यहाँ पे पदार्थ के अलावा स्पेस तो है, और स्पेस एक है कि दो है? सर एक ही है। एक ही? हाँ सर। और एक किसको बोलेंगे? जैसे ये क्या है? ये एक पेन है। ये एक है कि दो है? एक ही पेन है। अब ये एक है कि दो है? अब एक पेन और एक उसका ढक्कन है। एक है कि नहीं? हाँ एक ही है। मटेरियल वाइज अगर आप देखो कि एक ही चीज से बना हुआ। ये एक है? हाँ सर। ये एक है? हाँ। ये दोनों मिलके दो है? हाँ। मटेरियल एक है कि अलग अलग है? मटेरियल अलग अलग है।
तो मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं सर, पदार्थ ही है ना सब। अच्छा, ये एक है और मैं एक है कि नहीं? हाँ, तो मटेरियल एक है कि अलग अलग है? मटेरियल एक ही हुआ। मतलब बेसिक तो अगर एटम के बात करें तो एक ही हुआ सर, करेंगे तो एक एक ही है। हाँ, ही बात तो ठीक। पर सर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पदार्थ के अलावा स्पेस भी है ना सर। स्पेस के बिना हम सब तो मतलब स्पेस एक है कि दो है? नहीं, एक ही है। एक ही है। हाँ सर। तो एक किसको बोलते हैं? अब मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। नहीं, इसीलिए सवाल किया सर, ताकि एक है कि नहीं? ये पेन एक ही है। अब ये एक है कि नहीं? पेन एक ही है, पर पर उसके ये रूप पेन दो है। पेन हाँ छोड़ दीजिए, जिसने पेन देखा ही नहीं है, जिसको पेन की समझ नहीं है, हाँ सर। उसके लिए एक है कि नहीं? जिसको पेन की समझ नहीं है, हाँ सर, एक ही है। एक ही है। हाँ और अब ये एक का दो हो गया, हाँ। तो एक किसको बोले? एक की परिभाषा क्या होगी? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। किसी को आ रहा हो तो बताओ। एक एक ही होता है। अच्छा, एक किसको बोलेंगे? पूर्ण को, तो ये एनर्जी पूर्ण, ये एक है, अब दो है, अब तीन है, अब चार है, तो एक किसको बोलेंगे? हाँ जी, अब इनको चार बोलेंगे कि एक बोलेंगे? मटेरियल एक है तो सारी दुनिया का मटेरियल एक ही है। हाँ सर, वो भी है। तो एक ही है सब कुछ। यहाँ कितने ओके। लोग बैठे हैं? ओके। नहीं, एक ही लोग बैठे हैं, ऐसा बोलेंगे? नहीं, मटेरियल वाइज लोग तो बहुत है सर। सर बोल, गिनती से करना है। हाँ हाँ। तो यहाँ 500 लोग बैठे हैं कि हाँ। एक ही आदमी बैठे हैं? नहीं नहीं, 500 लोग बैठे हैं। 500 लोग बैठे हैं, तो फिर एक किसको बोले? कोई चीज यदि व्यवस्था में है तो एक है। अब ये व्यवस्था में है कि नहीं? नहीं, अभी वो फट गया है। व्यवस्थित नहीं है। नमस्कार भैया जी। वो व्यवस्थित नहीं है। और ये एक है कि नहीं? हेलो हाँ जी। हेलो जी, कहाँ हो? यार हाँ जी, नमस्कार भैया जी। नमस्कार। एटम और मॉलिक्यूल वो सब एक ही है ना? आप एक हो कि नहीं? एक ही है। एक की परिभाषा क्या होगी? आप जैसे ये एक है कि अनेक है? एक ही है। अभी एक ही है। अभी सारे मिलके अनेक हो गए कि नहीं हो? नहीं, एक ही है। तत्व तो एक ही है ना? हम तत्व से थोड़ी मतलब एक किसको बोलते? नहीं, तत्व तो एक ही है। हम तत्व नहीं पूछ रहे हैं, एकम पूछ रहे हैं। एकम मतलब जो कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते? ऐसे कुछ इसको एटम। हेलो, एटम के तो कई सारे एटम तो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना है, उसको मैं डिवाइड करके नहीं किया। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आप एक हो कि नहीं? आपको डिवाइड किया जा सकता है? हाथ अलग कर लें, पैर अलग कर लें। हेलो, नमस्कार भैया जी। हाँ। ये तो एक सीधी सी बात है जिसको तोड़ नहीं सकते, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसमें हम नहीं कुछ जोड़ सकते ना ही कुछ निकाल सकते हैं। अब आपने पहले बता दिया कि जो सुन के आए उनको नहीं बोलना, तो वो आगे में नहीं बोल रहा हूँ। पर अवकाश का ऐसा तो एकम की बात है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसकी बात आप कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अभी एक की परिभाषा क्या होगी? एक किसको बोले? जिसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। जैसे उसकी कैसे पहचानेंगे कि उसकी आइडेंटिटी है? जैसे ये टिश्यू पेपर है, ये एक ही तरह का है, इसके जितने भी टुकड़े किए जाएं ये एक ही के हैं, लेकिन अगर दूसरे कलर का होता तो वो दो टिश्यू पेपर हो जाते अलग अलग।
अच्छा, अब ये 2 हुए कि नहीं हुए? अभी ये 1 के 2 हो गए। 1 के 2 हो गए। अब जिसको पता ही ना हो कि 2 थे, ये 1 ही था, तो उसके लिए 1 ही है, क्योंकि अगर तो फिर ये 1 किसी के लिए 1 हो गया, किसी के लिए 2 हो गया, कैसे चलेगा? भैया जिसकी बाउंड्री तय है, हैं? जिसकी बाउंड्रीज तय है उसको कहाँ? एक बोलेंगे। कहाँ हुआ? इधर ही हाई पे। ये देखो, मना किया था ना चुप रहना, रहा नहीं गया ना। व्यूज था कि ये मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ। और जो मूर्त है जिसे एक बोलेंगे। हाँ जी, तो काम की बात ये निकल के आई, जिसकी सीमा को पहचाना जा सकता है उसका नाम एक है। तो इससे ये निकल के आया, जो बात आपने कही वो ठीक कही अवकाश के बारे। तो एक तरफ तो हमने इकाइयों को देखा, एकम को देखा कि कितनी सारी एकम नेचर में है, एकम के अलावा भी और कोई चीज इस हॉल में है। तो हमने कहा कि सितारों भरी रात में यदि आकाश में देखते हैं तो हमको दिखाई देता है तो हमको दिखाई देता है कि अनंत तारे दिखाई देते हैं, और ये तारे धरती से छोटे हैं कि बड़े हैं, और ये चुपचाप रहते हैं कि ये भी घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं और कितने साइज कितना बड़ा है, धरती से बड़ा ही है। तो इससे ये समझ में आया, यदि इस पूरे अवकाश को देखें, इस पूरे आकाश को देखें, तो अनंत तारे, अनंत ग्रह गोल नक्षत्र अपनी अपनी स्पिन मोशन के साथ अपने अपने ऑर्बिटल मोशन में हैं, लगातार आकाश में घूम रहे हैं और आपस में टकरा नहीं रहे हैं। इसका मतलब पर्याप्त खाली जगह इस नेचर में, एग्जिस्टेंस में है। तो ये समझ में आया कि पूरा ब्रह्मांड को देखें तो बेसिकली खाली जगह में ये घूमते हुए प्लैनेट्स हैं, अवकाश में ये घूमते हुए प्लैनेट्स हैं। तो इस रूप में हमने पूरी सृष्टि को देखा, और इस पूरी सृष्टि में किसी प्लैनेट पे मानव है, किसी प्लैनेट पे मानव नहीं है। और लॉजिकली ये तो समझ में आता ही है कि किसी प्लैनेट पे तो मानव एक ही प्लैनेट पे होगा कि कई प्लैनेट पे हो सकता है? कहीं पे हो सकता है। यदि कहीं पे हो सकता है तो कुछ प्लैनेट ऐसे भी होंगे जहां जागृत मानव परंपरा होगी, जहां सारे बड़े लोग समझदार होते होंगे, जहां परिवारों में झगड़े नहीं होते होंगे, जहां युद्ध नहीं होते होंगे, जहां पोल्यूशन नहीं होता होगा, जहां सब कुछ ठीक चलता होगा। और कुछ धरतियां ऐसी भी होंगी जहां से मानव हमसे भी कमजोर स्थिति में होगा, जहां मानव और भी क्राइसिस में होगा। ऐसा ध्यान में आता ही। इसका मतलब ये हुआ, अब ये खाली स्थान कहां तक है, अवकाश कहां तक है? अवकाश कहां तक है? तो अवकाश कहां तक है, इसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता। यदि इसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता तो इसको एक नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे कह रहा था कि अवकाश एक है कि दो है, तो आप कह रहे थे कि एक है। एक उसको बोलेंगे जिसकी सीमा को नहीं। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। अपनी जिंदगी को समझने के लिए हम इस पूरे जहाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि आखिर क्या है, क्यों बनी, किसने बनाई, इसका पर्पस है। इसका पर्पस चले तो मेरा पर्पस भी पता चले, क्योंकि अंततः मैं एक जहाज पे हूं। तो धीरे से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहचाना कि एक तो इस पूरी सृष्टि में एकम नाम की चीजें हैं, एकम हैं जिनको एक एक बोल के गिना जा सकता है। कितने ग्रह हैं, कितने स्टार्स हैं, है ना, ये गिना जा सकता है। कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, कितने मानव हैं, कितने मकान हैं। तो एक एक करके गिनने वाली वो तमाम चीजें हैं जिनके आकार को हम पहचान पाते हैं, इसलिए उसको एकम बोलते हैं। जिसके आकार को हम नहीं पहचान सकते उसको, है ना। तो धीरे से ये ध्यान हमारा गया कि बेसिकली एक और रियलिटी है हॉल में, जिसको हम कह रहे हैं खाली स्थान, अवकाश या स्पेस। इसको एक बोल सकते हैं क्या? इसको एक बोल सकते हैं क्योंकि इसके आकार को नहीं पहचाना जा सकता, इसकी सीमाओं को नहीं पहचाना जा सकता। खाली स्थान कहां तक है? कहीं तक हो, हमारी पहचान से आगे है, इसलिए इसके आकार को नहीं पहचाना जा सकता।
इसलिए इसको, इसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए इसका नाम असीम है। इसका नाम असीम है। इसके आकार को नहीं पहचाना जा सकता, इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसका नाम निराकार है। बढ़िया। और क्या बोल सकते हैं? ये खाली स्थान, ये अवकाश, ये स्पेस अपने आप में ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। मैं आपको देख पाता हूं, आप मुझको देख पाते हैं। ये खाली स्थान कलर्ड होता तो कैसा होता? इसका मतलब ये हुआ, जब मैं किसी इकाई को देखता हूं तो कैसे देखता हूं? जैसे मेरे को पेन दिखाई दे रहा है, यदि पेन ट्रांसपेरेंट होता तो दिखाई देता। जैसे मॉल वगैरह में जो बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं ट्रांसपेरेंट, उसको क्रॉस कर देते हैं। क्यों क्रॉस कर देते हैं? ताकि हम उससे टकरा नहीं जाए, क्योंकि हमको दिखाई ही नहीं देगा कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका मतलब है ये खाली स्थान, तो जब मैं इधर से देखता हूं तो आर पार दिखता है, इधर भी देखता हूं तो आर पार दिखता है, इधर भी देखता हूं तो आर पार दिखता है। जब कुछ नहीं आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब जब मैं कहता हूं कि पेन दिखाई दे रहा है, तो अकेला पेन दिखाई दे रहा है कि खाली स्थान में पेन दिखाई दे रहा है? और खाली स्थान अपने आप में ट्रांसपेरेंट है और पेन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, अपारदर्शी है, इसलिए पेन दिखाई दे रहा है। बढ़िया, ये बात पहुंची? तो ये समझ में आया कि जब भी कोई चीज दिखाई देती है वो खाली स्थान पारदर्शी है और जो दिखाई देता है वो अपारदर्शी है, इसलिए वो हमको दिखाई देता है। खाली स्थान भी कलर्ड होता तो क्या दिखाई देता? तो पता चला खाली स्थान की एक महिमा ऐसी है कि वो पारदर्शी है ना। तो खाली स्थान की एक महिमा है जिसको हम कह रहे हैं कि वो पारदर्शी है। धीरे धीरे हम स्पेस को, अवकाश को, उसके महत्व को, उसकी महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, खाली स्थान, जैसे पेन को आग लगा सकते हैं, कपड़े को भिगा सकते हैं, आदमी के शरीर के कई टुकड़े हो सकते हैं, मकान के भी कई टुकड़े हो सकते हैं। क्या हम खाली स्थान के कोई टुकड़े कर सकते हैं? तो खाली स्थान के कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो अखंड है। जिसका कोई खंड नहीं हो सकता है उसका नाम अखंड है। तो खाली स्थान की एक महिमा पता चली कि उसका कोई खंड नहीं हो सकता है। ये खाली जगह आपके मेरे बीच में, जिसमें से कि मैं आपको देखता हूँ, आप मुझको देखते हो, हम सूरज, धरती, चांद, सितारों को देखते हैं। ये खाली स्थान कहाँ तक है, इसकी सीमा को नहीं पहचान सकते, इसलिए इसका एक नाम असीम है। इसका कोई सीमा को नहीं पहचान सकते तो उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसका एक नाम निराकार है। खाली स्थान अपने आप में पारदर्शी है क्योंकि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और खाली स्थान अपने आप में अखंड है क्योंकि उसका कोई खंड नहीं हो सकता है। खाली स्थान को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। गोली मार दें, आग लगा दें, तलवार से काट दें, खाली हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम खाली स्थान को किसी भी तरह से प्रभावित कर पाएं। ये बात पहुंच रही? ये बात पहुंच रही? हम खाली स्थान को प्रभावित कर सकें किसी भी तरीके से, आग लगा दें, गीला कर दें, तलवार से काट दें, एटम बम लगा दें, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इससे ये समझ में आया कि ये खाली स्थान अपने आप में अप्रभावित है, अप्रभावित है। एक नाम इसका अप्रभावित है। और खाली स्थान के जैसी दूसरी कोई वास्तविकता हमारे पास नहीं है, इसलिए इसका एक नाम अद्वितीय है, क्योंकि इसके जैसी कोई और दूसरी वास्तविकता हमारे पास नहीं है।
तो इस समझ में आया कि खाली स्थान अपने आप में अखंड है, अखंड है, और क्या बोला, अप्रभावित है, अद्वितीय है, ऐसा हमारे ध्यान में आया। हम धीरे धीरे ये खाली स्थान, स्पेस, अवकाश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और क्या समझ में आया? और ये भी समझ में आया, चलो अभी इधर ही करते। यदि पूरे ब्रह्मांड को देखें तो, पूरे अस्तित्व को देखें तो क्या पता चला? पूरा अस्तित्व समझ में आया कि एक चीज है जिसको हम स्पेस कह रहे, खाली स्थान कह रहे, दूसरी चीज है जिसको हम यूनिट कह रहे या एकम कह रहे। अब हमको ये भी ध्यान में आ गया कि यदि हम देखें तो खाली स्थान है और खाली स्थान में इकाइयां हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? खाली स्थान है और खाली स्थान में इकाइयां हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये हॉल, ये पूरा ब्रह्मांड। तो खाली स्थान में इकाइयां, तो पूरे ब्रह्मांड को देखें तो इतना ही है कि स्पेस में यूनिट्स के रूप में ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और यूनिट्स कितनी हैं? अनंत। जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको अनंत बोलते हैं, जिसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता है उसको असीम बोलते हैं। असीम अवकाश में अनंत इकाइयों के स्वरूप में ये ब्रह्मांड दिखाई देता है। बात पहुंची? असीम अवकाश में अनंत इकाइयों के स्वरूप में ये ब्रह्मांड दिखाई देता है, ऐसा हमने पहचाना। क्या यह संभव है कि खाली स्थान हो और इकाइयां ना हो? खाली स्थान है और इकाइयां नहीं है, हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कहां हो सकता है? इसलिए हमारे पास कुछ शब्द हैं, हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं अंतरिक्ष, आकाश, और क्या, स्पेस, वैक्यूम, क्या अंतर है इन सारे शब्दों में? कौन बताएगा? इन शब्दों में क्या अंतर है? अंतरिक्ष, आकाश, स्पेस, वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात। वात मतलब, कहते हैं ना वात रोग हो गया। वात मतलब वायु, जहां वायु नहीं है उसको निर्वात बोलते हैं। तो अंतरिक्ष और आकाश और स्पेस और वैक्यूम में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोलेगा? देखो ये धरती है और ये धरती का वातावरण है, और ये सूरज है और ये सूरज का वातावरण है। तो धरती के वातावरण में जो खाली स्थान है उसका नाम आकाश है, नीला आकाश है। खाली स्थान ही धरती का सरफेस जहां पे हमारा आपका पैर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जहां तक हवा है, जहां तक नीला नीला दिखाई देता है, इस बीच के खाली स्थान का नाम आकाश है। कुल मिला के स्पेस ही है। इस धरती के वातावरण के बाहर जहां ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और सूरज के बाहर, सूरज के वातावरण के बाहर जो बीच की खाली स्थान है जहां इकाइयां नहीं है, इसका नाम अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष क्लियर हो गया? अंतरिक्ष क्या है? जैसे अभी नहीं हुआ था, स्पेस शटल भेजा
धरती के वातावरण से बाहर निकल के एक बार स्पेस शटल चला गया और हमने कहा कि हम अंतरिक्ष में होके आ गए। तो अंतरिक्ष का मतलब है धरती के ग्रेविटेशन के बाहर की जो सारी जगह है वहां पे इकाइयां हैं, वहां पे इकाइयां नहीं है। इकाइयां सारी धरती के वातावरण में है, या फिर सूरज हो गया तो वो इकाई है। सूरज और धरती के बीच की खाली जगह, जहां केवल खाली जगह है, जहां केवल खाली जगह है, इकाइयां नहीं है। तो दोनों चीजें एक जैसी हैं। निर्वात भी वही चीज है। एक धरती के वातावरण में हम हवा निकाल देते हैं, उसका नाम निर्वात है। एक डब्बे में वैक्यूम पंप लगा के हवा निकाल दिया, उसका नाम निर्वात है। निर्वात और अंतरिक्ष में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है? अंतरिक्ष में भी खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है। निर्वात में भी खाली स्थान है और इकाइयां नहीं है। ये दोनों में सेम है, लेकिन अंतर क्या है? हाँ जी, निर्वात एक निश्चित आयतन है, लेकिन निर्वात में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहेगा, है ना। अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये अंतर है। तो धीरे से हमारा ध्यान गया कि निर्वात क्या है और स्पेस क्या है। स्पेस तो सारा है ही। तो धीरे से हमारा ध्यान गया कि अस्तित्व में दो एग्जाम्पल हैं। क्या ये तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है जहां खाली स्थान भी ना हो, इकाइयां भी ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? खाली स्थान ना हो ऐसा हो सकता है? खाली स्थान ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। इकाइयां भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। इकाइयां भी कहीं ना कहीं तो है ही हैं खाली। और खाली स्थान ना हो और इकाइयां हो ऐसा हो सकता है ना। खाली स्थान ना हो, इकाइयां हो, खाली स्थान के बिना इकाइयां कहां से आएंगी? ये भी नहीं हो सकता है। तो यहां से ये समझ में आया कि बेसिकली दो ही सिचुएशन है कि खाली स्थान में अनंत इकाइयां, असीम अवकाश में अनंत इकाइयों के स्वरूप में ये ब्रह्मांड है, और असीम अवकाश तो सभी जगह है ही है। दो प्लेनेट के बीच की जो खाली जगह है वहां पे इकाइयां नहीं है। ये बात भी हमारे ध्यान में आती है। ठीक है? इससे ये पता चला कि अब यदि देखें तो जितनी भी सारी इकाइयां हैं वो कैसी दिखाई देती हैं। सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील है। सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। क्रियाशीलता का मतलब हमारे विचार शांत हैं कि क्रियाशील हैं? विचार में विचार बहता ही रहता है। हमारा शरीर चुपचाप है कि क्रियाशील है? आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, शरीर बूढ़ा होता है। पेड़ पौधा चुपचाप है कि क्रियाशील है? पेड़ पौधा भी क्रियाशील। और पत्थर चुपचाप है कि क्रियाशील है? पत्थर के अंदर भी एटम है, एटम के अंदर भी पार्टिकल है, वो भी लगातार घूमते ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ पत्थर भी चुपचाप नहीं है, पेड़ पौधा भी चुपचाप नहीं है, सृष्टि में कुछ भी चुपचाप नहीं है। सभी सृष्टि की सभी इकाइयां, सभी ग्रह गोल नक्षत्र अपनी अपनी दिशा में अपनी अपनी गति के साथ घूम ही रहे हैं। इससे ये समझ में आया कि सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। और क्रियाशीलता को कैसे पहचानते हैं? कभी क्रियाशीलता को या तो हम गति को देख के क्रियाशीलता को पहचानते हैं, या किसी तरंग को देख के क्रियाशीलता को पहचानते हैं, या किसी दबाव को देख के हम क्रियाशीलता को पहचानते हैं। ऐसा हम क्रियाशीलता को पहचानते हैं। ये बात सब लोग के ध्यान में आ गई? क्या ध्यान में आ गया कि सृष्टि में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? अब जहाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? जहाज पे हैं। पाप करें, पुण्य करें, सही करें, गलत करें, है ना। क्या बोलते हैं अभी के बच्चे? माई लाइफ माई रूल्स है। देखो याद आ गया इसको। माई लाइफ माई रूल्स। तो माई रूल्स का इतना ही मतलब है कि शर्ट ब्लू पहननी है कि शर्ट व्हाइट पहननी है, इतना ही आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये नहीं है कि मैं गलती करके सुखी हो सकता हूं, ये आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब हम किसी जहाज पे हैं, जहाज का नियम काम करता है,
जहाज के नियम को समझे बिना हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्यों जीना है सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जहाज जा कहाँ रहा है, ये जहाज बनाया किसने है, ये सृष्टि बनाई किसने है, ये सृष्टि पे सारी चीजें काम कैसे कर रही हैं, इस सब सृष्टि पे सभी इकाइयों का आचरण अपने आप में निश्चित कैसे है, ये सभी कुछ नियम से कैसे है, इस नियम को बनाने वाला कौन है, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, या ये कैसे बनी है, ये कहां से प्रकट हो गई, कहां से मैं प्रकट हो गया, क्यों मेरी जरूरत थी, क्यों मानव में सोचने की ताकत है। क्या बोला? बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए ये माटी के पुतले। तो कितना भी दुखी हो के गाए, पर जीना तो पड़ता ही। वो गाना गा के भी सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। तो हम जहाज को खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये पूरा जहाज समझ में आ जाए, तो इसको बनाने वाला समझ में आ जाए, तो इसका नियम समझ में आ जाए, और मैं भी इस जहाज में शामिल हो जाऊं, तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। ये बात ध्यान में आ गई? सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है ही है जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है। जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है, यदि क्रियाशीलता दिखाई देगी तो कहां दिखाई देगी? इकाई में। लेकिन जहां इकाई है ही नहीं, केवल खाली स्थान है, क्या वहां किसी क्रियाशीलता का प्रमाण मिलेगा? वहां क्रियाशीलता देखने को मिलेगी? क्योंकि क्रियाशीलता कहां मिलेगी? इकाइयों में। तो पता चला एक क्रियाशीलता केवल इकाइयों में देखने को मिलती है, खाली स्थान में देखने को नहीं मिलती है। तो खाली स्थान एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है। तो हमको और कुछ नई बात पता चली जहाज के बारे। ये पूरा ब्रह्मांड कैसा है? असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में ये ब्रह्मांड है। धीरे धीरे ना जहाज के बारे कुछ कुछ और दर्शन हमको हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान चला गया। ये पूरा अवकाश, ये स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है। इसमें कोई गति नहीं है, इसमें कोई तरंग नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है। क्योंकि क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब क्या है? देखो, क्रिया को हम कैसे समझते हैं? क्रिया को साइंस में हमने पढ़ा भौतिक क्रिया, क्रिया को हमने पढ़ा रासायनिक क्रिया। पढ़ा? याद है? भौतिक क्रिया पढ़ी, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और साथ में एक तीसरी क्रिया यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जीवन क्रिया। जीवन क्रिया का मतलब है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में जो सोचने समझने का काम है, सुखी दुखी होने का काम है, जो सुख दुख है ना, जो सोचना समझना है, ये भी एक क्रिया है। तो इस रूप में हमने क्रिया को देखा। तो क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब है भौतिक क्रिया का मतलब क्या है? भौतिक क्रिया का मतलब क्या है? कोई सेम परमाणु या अणु एक दूसरे के, लोहे के परमाणु दूसरे लोहे को परमाणु को पहचान कर एक हो जाते हैं, इसका नाम भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया क्या है? दो अणु इस तरह से आपस में मिलते हैं कि अपने आचरण को छोड़कर किसी तीसरे आचरण को स्वीकारते हैं। जैसे हम पानी की बात करते हैं, तो पानी का मतलब H2O ही होता है। हाइड्रोजन के दो मिलके एक ऑक्सीजन को पहचानेंगे, यही नियम है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब है जब भी क्रिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जब भी क्रिया बोल रहे हैं तो एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, अणु और परमाणु के लेवल पे एक दूसरे को जो पहचानने की क्रिया है, एक दूसरे को जो पहचानना है, इसका नाम क्रिया है। बात ध्यान में आई कि नहीं? क्रिया क्या बोल रहे हैं? क्रिया का मतलब है कि कोई परमाणु एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई अणु एक दूसरे को पहचानते हैं, या हमारे भीतर सोचने समझने की क्रिया होती है, इसको क्रिया बोल रहे हैं। इसका मतलब जब भी क्रिया है
तो वो किसमें है? खाली स्थान में है कि एकम में है? तो जब भी क्रिया है, इसका मतलब है क्रिया का मतलब एकम, एकम का मतलब आकार, आकार का मतलब सीमा, है ना? सीमा का मतलब, आकार का मतलब आयतन, एकम का मतलब मास, मास का एक मतलब भौतिक चीजों में वेट। तो इसका मतलब है जब भी हम क्रिया बोलते हैं हम एकम की बात कर रहे हैं। जब भी एकम की बात कर रहे हैं उसमें मास होगा, आकार होगा, उसकी सीमा होगी, उसका आयतन होगा। ये सारी बातें क्रिया के साथ में जुड़ी हुई है। कितने लोगों का ध्यान गया? हाँ, साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? तो एक ही बार में हम साइंस भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, जिंदगी भी पढ़ेंगे, सब कुछ को एक कैनवस पे पढ़ेंगे। और कल इसको आपको एक दूसरे को बताना है। मैं फिर से एक बार बोल दूंगा, है ना? क्लोज करें। तो जितना मैंने आज बोला, है ना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कल सुबह मैं आके आपसे पूछूंगा, है ना? और यहां से हम बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग बातों में निकल के आएंगे। एक तो आपको ये ध्यान आ जाए कि यहां तक हमने शुरू किया कि क्यों जीना है, क्यों जीना है को लेके हमने कहा कि हम सब खुश रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा खुशी का कोई दरवाजा नहीं है अभी तक जिसको हम कह सकें कि वो हमेशा बनी रहती है। शादी हो गई, शादी होने की खुशी, बच्चे होने की खुशी, एग्जाम होने की खुशी, रिजल्ट आने की खुशी, बच्चे बड़े होने की खुशी, उनके सेटल होने की खुशी, मकान बनने की खुशी, गाड़ी आने की खुशी। सारी खुशियां कैसी हैं? जब मिलती हैं तो उस समय ठीक लगता है, उसके बाद गायब हो जाती। इसका मतलब है कोई खुशी ऐसी, जब यदि धरती के सभी लोग चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, तो हमेशा खुश रहने वाला मटेरियल कहाँ पे है? नंबर एक, उसकी हमको तलाश है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। हम मानव रूपी पार्ट को समझना चाहते हैं तो ये होल समझ में आए कि आखिर ये मानव प्रकट क्यों हो गया, ये मानव कहां से प्रकट हो गया। तो यदि ये, और किसने प्रकट कर दिया, क्यों प्रकट कर दिया। तो यदि हमको होल समझ में नहीं आएगा तो हमको ये मानव समझ में नहीं आ रहा है, और होल समझ में आएगा और फिर मानव समझ में आएगा तो इस होल में मानव का रोल समझ में आएगा। बात पहुंच रही? तो इसलिए किसी ने कहा कि क्यों जीना है, मैं क्यों जी रहा हूं, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि ये जहाज जा कहां रहा है, ये जहाज बनाया किसने है, इसके नियम कौन बनाता है, क्या मैं इसके नियम को बदल सकता हूं? ये सारी बातें मेरे को तब पता चलेंगी जब वो जहाज की पूरी क्लैरिटी मेरे पास हो जाए। तो मैं पूरी सृष्टि को समझना चाहता हूं, आखिर ये पूरी सृष्टि आ कहां से गई, इसको कोई बनाने वाला है। यदि इसके नियम इतने सुंदर हैं, इस प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है, यदि इसका नियम मुझको समझ में आ जाए तो मेरे घर चलाने का भी कोई नियम होगा, मेरे भाव और विचार को चलाने का भी कोई नियम होगा। तो मेरे को मेरे भाव और विचार को चलाने का नियम पता चल जाए, मेरे परिवार में रिश्तों को चलाने का कोई नियम पता चल जाए, तो मेरी जिंदगी भी सुखमय हो जाए। जिस तरह से पूरी ये कायनात हार्मनी में है, मैं भी हार्मनी में आ जाऊं, मेरा परिवार भी हार्मनी में आ जाए, ये पूरा समाज और देश और दुनिया हार्मनी में आ जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो धीरे से हम उस आधार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस आधार को समझना चाहते हैं जहां पूरी सृष्टि का मूल है, बेस है। तो इसको समझने का काम कंटिन्यू रखेंगे। आज की बात को यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह। कल दिन भर बहुत शानदार चीजें खुलने वाली हैं, है ना? पूरा मन लगाए रखिए। और जो कुछ आज मैंने कहने की कोशिश की है, और पुराने लोगों से निवेदन है कि वो आगे की चर्चा ना करें, है ना? थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखें, बनाए रखें, तो पुराने लोग का सहयोग बना रहेगा, चुप रहना ही उनका सहयोग।
धन्यवाद, नमस्कार।